रीट जो है वो बड़ा, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है। इन्वेस्टर जो कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहा है उसको रीट का क्या बेनिफिट है? रीट के केस में रियल एस्टेट की कस्टडी, इन्वेस्टर के पैसे की कस्टडी, सब कुछ ट्रस्टी के पास होती है और डिसीजन मेकिंग आरएमसी के पास, डेवलपमेंट एडवाइजर के पास होती है। डेवलपर डिफॉल्ट हो गया है, डेवलपर कंप्लीट नहीं कर सका, आप एक बंदे ने तो पेमेंट दी हुई है, तो वो जो ट्रस्टी के नाम की प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करे, इन्वेस्टर का पैसा महफूज रहे। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से डेवलपमेंट करते हैं तो आपकी हार्डली 1 या 2 सुपरवाइजरी बॉडीज़ हैं। तो रीट के केस में आपकी 10 से ज़्यादा बॉडीज़ जो आपको सुपरवाइज करी होंगी, आपको रेगुलेट करी होंगी। जो भी पब्लिक से पैसा उठा रहा है किसी भी उसके लिए, वो तो रीट ना हो तो उसको करना ही नहीं चाहिए। हम ये चाहते थे कि हम स्मॉल सेवर्स के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें कि जिसमें वो अपने सेविंग्स के रिटर्न्स को रियल एस्टेट के रिटर्न के साथ बेंचमार्क कर सकें। जब तक आप रियल एस्टेट ट्रस्ट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप अपने ऑपरेशंस कमेंस नहीं कर सकते रीट के, आप कोई डेवलपमेंट कैरी आउट नहीं कर सकते। रीट अपने जो यूनिट्स लिस्ट करती है और उस जो प्रॉफिट्स अर्न करती है वो अपने यूनिट होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू PSX। लेकिन वही रीट एक बार एंड प्रोडक्ट भी बनाती है और वो एंड प्रोडक्ट अपार्टमेंट्स होते हैं। हम जब प्रॉपर्टी शेयर की बात करते हैं तो हम उस एंड प्रोडक्ट के शेयर्स की बात कर रहे थे कि वो जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उन अपार्टमेंट्स के अंदर 100 स्क्वायर फीट की आपकी जॉइंट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें हर एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं कि तुमने आज अगर जॉब शुरू की है तो तुम भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर लो 16,000 रुपये 18,000 रुपये महीने की किस्त देकर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। लास्ट भी जो सरमाया टॉक्स हुई थी वो प्रॉपर्टी के बारे में हुई थी। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो जो पॉडकास्ट हुई थी उस वक्त तक कोई प्लान नहीं था सरमाया के ऊपर प्रॉपर्टी को कोई लॉन्च करने का। जब पॉडकास्ट में डिस्कशन हो रही थी उसके बाद ही हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस नज़र आया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि वो जो प्रॉपर्टी का पोर्टल था वो मेरा आइडिया था ही नहीं। आज जो मेरे गेस्ट हैं क्रेडिट मैं उन्हीं को दूँगा कि उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि ये प्रॉपर्टी का पोर्टल सरमाया पे हो सकता है। और एक उसकी सेंस भी समझ आती है कि अगर आप मेरी वीडियोस भी देखें जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जगह आपको कहता हूँ शेयर में इन्वेस्ट करें। आज जो हमने प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें सरमाया पे लाइव की हैं वो बेसिकली शेयर ही हैं, लेकिन एक्चुअल वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी लिस्टिंग आपको स्टॉक मार्केट पे नज़र आती है। आज की जो टॉक है वो बेसिकली इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताने की ज़रूरत है कि डिफरेंस क्या है ना शेयर की प्राइस में और प्रॉपर्टी में। और पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूँ। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लाइक भाई? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे तो जहन में भी नहीं था कि प्रॉपर्टी की कोई चीज़ हो सकती है और मेरे ख्याल में क्रेडिट भी आपको जाना चाहिए। आपने सरमाया को कैसे चुना? अगर किसी को आइडिया नहीं है, पहले अपना बैकग्राउंड आरिफ हबीब रीट में गया और फिर सरमाया को क्यों चुना वो अगर बता दें। लाइक भाई मैं आरिफ हबीब रीट के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखता हूँ। इससे पहले CDC के अंदर जॉब कर चुका हूँ काफ़ी साल और वहाँ पर भी इसी तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम किया था। सरमाया को मैं काफ़ी टाइम से फॉलोअप कर रहा था। स्पेशली अगर आपको याद हो 2 दिसंबर 2024 के अंदर आपकी एक पॉडकास्ट आई थी DCR के ऊपर, डॉल्मेन सिटी रीट के ऊपर। तो उस वक्त कुछ DCR के यूनिट होल्डर से कोई 3,500 के करीब। लेकिन मैं उसको ओवर द पीरियड ऑब्जर्व करता रहा और उसको ट्रैक करता रहा कि कैसे आपकी पॉडकास्ट ने मार्केट में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और लोगों ने DCR के यूनिट्स को बाय करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2024 के अंदर जो हमारे यूनिट होल्डर 3,500 थे, इस वक्त वो DCR के यूनिट होल्डर 27,500 हो चुके हैं और ये तकरीबन 450% से ज़्यादा की ग्रोथ है। तो मुझे एक इम्पैक्ट नज़र आया कि लोगों का एक प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है। फिर आपके कुछ डिफरेंट शोज से बुल्स एंड बेयर के, उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट था। जिन शेयर्स के ऊपर आप लोग डिस्कशन करते थे या रिकमेंड करते थे, नेक्स्ट डे उनकी मार्केट में एक ट्रेडिंग नज़र आती थी। तो मुझे लगा कि लोग आपके ओपिनियन पे एक ट्रस्ट रखते हैं। इसी वजह से मैंने आपको चूज़ किया कि हम अपने प्रॉपर्टी शेयर को आपके प्लेटफॉर्म से मार्केट करें। इजाज़ साहब ने उसके ऊपर बेहतरीन एक पॉडकास्ट की, लोगों को प्रोडक्ट समझे और आपने देखा कि ओवरनाइट हमने 24 आवर्स के अंदर मोर देन 100 यूनिट्स उसके सेल कर दिए और हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए एक्चुअली। जी। तो यही ट्रस्ट था जिसको अब हमें इंशाल्लाह आगे लेके चलना है। जी। अच्छा, मैं सबसे पहले तो हम खुद भी जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, हम कभी ये नहीं देखते हैं कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ शेयर्स होल्डर कितने बड़े हैं। मैंने अभी हम न्यूज़ के जो CEO थे उनको भी मैंने बुलाया था, तो मैंने क्वेश्चन ही पहले ये किया था कि आपके माशाल्लाह 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके इन्वेस्टर्स कितने ना प्लेटफॉर्म पे, तो उनको आइडिया नहीं था कितने थे, तो सिर्फ 4,500 लोग थे
अब मैंने फिर उस पॉडकास्ट के बाद ही देखा कि इन्वेस्टर अब कितने हो गए हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि डाटा को देकर आपने किया। नॉर्मली लोग मे बी नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखते हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स की रीच देखते हैं और उस तरह करते हैं। हमने भी ना बड़े ऑर्गेनिकली प्लेटफॉर्म को ग्रो किया। अगर आप यूट्यूब पे भी हमारी फॉलोइंग देखें, कोशिश करते हैं कि कंटेंट ऐसा बनाए जिससे लोगों को वैल्यू मिले और लोग खुद सब्सक्राइब करें रादर देन कि हम उसको कैंपेन की तरह करें। अच्छा हसन भाई, आज की जो पॉडकास्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 3 डिफरेंट जावियों से कवर करना चाह रहा हूँ। रीट जो है वो बड़ा, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है, और रीट को समझने के लिए मेरे ख्याल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं कि रीट उनके लिए बेनिफिशियरी कैसे है। एक रोल है एक इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर जो कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहा है उसको रीट का क्या बेनिफिट है। दूसरा डेवलपर के लिए, जिस तरह एजाज भाई ने भी काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी लास्ट पॉडकास्ट में, लेकिन डेवलपर को भी अभी ये आइडिया नहीं है कि रीट उसके लिए बेहतर कैसे है। और तीसरा जो बहुत कलीदी किरदार है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाती, गवर्नमेंट उतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती, ख़ासतौर पे रियल एस्टेट के ऊपर। तो ये जो तीनों कैटेगरीज़ हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बताएं कि रीट जो है पहले है क्या, और ये 3 जो प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर, ये इनको कैसे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करता है या इनको हेल्प करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है लाइक भाई। पहला सवाल जो आपका है, ये मैं एक्चुअली ट्रैक कर रहा था कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियोस हैं उनमें सवाल काफ़ी ज़्यादा किया गया है कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी शेयर रीट है या रीट नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लाइक भाई, अगर हम एग्जांपल लें इसकी कि एप्पल की कंपनी है, एप्पल की कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और वो कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाती है वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान। लेकिन वही एप्पल की कंपनी एक एंड प्रोडक्ट बनाती है जो कि आईफोन है फॉर एग्जांपल, और मार्केट में फ्लोट करती है। जब हम इसी एग्जांपल को रीट के ऊपर एप्लीकेट करते हैं तो रीट अपने जो यूनिट्स लिस्ट करती है और उस जो प्रॉफिट्स अर्न करती है वो अपने यूनिट होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू PSX। ठीक है। लेकिन वही रीट एक बार एंड प्रोडक्ट भी बनाती है, और वो एंड प्रोडक्ट अपार्टमेंट्स होते हैं। हम जब प्रॉपर्टी शेयर की बात करते हैं तो हम उस एंड प्रोडक्ट के शेयर्स की बात कर रहे थे कि वो जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उन अपार्टमेंट्स के अंदर 100 स्क्वायर फीट की आपकी जॉइंट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि उसके यूनिट्स PSX के ऊपर लिस्ट हुए हुए हैं, वो उसके शेयर होल्डर्स की तरह उस रीट के ओनर्स हैं, और एंड प्रोडक्ट अपार्टमेंट है जिसके हम प्रॉपर्टी शेयर के जरिए इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो लोगों को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। सो बेसिकली आपने एक अपार्टमेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उस फ्रैक्शन को नाम आप प्रॉपर्टी शेयर दे रहे हैं, और वो फ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी शेयर है वो बेसिकली रीट है जो कि लिस्टेड कंपनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अब अगर मैं रीट का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एक आम इन्वेस्टर के लिए पूछूं कि ठीक है वो एक इन्वेस्टर रीट की शेयर में तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन जब एक बंदा प्रॉपर्टी लेना चाहे तो रीट वाला जो अपार्टमेंट है वो किस तरह मुख्तलिफ है और वो इन्वेस्टर को कैसे फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल सही है। लाइक भाई, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा रीट का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमें। पाकिस्तान में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है CDC का एज अ ट्रस्टी। ये ट्रस्टी का रोल अगर लोग समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जितने भी पाकिस्तान में फ्रॉड होते हैं या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में कोई फ्रॉड होते हैं, उसकी एक मेजर वजह ये होती है कि एसेट की डिसीजन मेकिंग और एसेट का कंट्रोल एक ही एंटिटी के पास होता है। वही डिसाइड कर होते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और उन्हीं के पास उसका कंट्रोल होता है। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 डिफरेंट रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक है डिसीजन मेकर जो कि AMCs या RMCs होती हैं, और दूसरा है जिसके पास एसेट का कंट्रोल होता है जो कि ट्रस्टी होता है। यही कॉन्सेप्ट रीट के केस में भी है कि जो प्रॉब्लम्स हम कन्वेंशनल डेवलपमेंट में देखते हैं अगर कुछ हैं वो रीट में नहीं हो सकते, क्योंकि रीट के केस में रियल इस्टेट की कस्टडी, इन्वेस्टर के पैसे की कस्टडी सब कुछ ट्रस्टी के पास होती है, और डिसीजन मेकिंग RMC के पास, डेवलपमेंट एडवाइजर के पास होती है। तो ये तो एक मेजर फ़र्क हो गया रोल की कंट्रोल के हवाले से। लेकिन अगर हम सुपरविजन की बात करें तो मैं अक्सर अपने कोलीग्स को समझाने के लिए एक बात कहता हूँ कि ये 1:10 का रेशियो सुपरविजन का। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से डेवलपमेंट करते हैं तो आपकी हार्डली 1 या 2 सुपरवाइजरी बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो CDA होगा जो आपको मॉनिटर कर रहा होगा। जबकि अगर आप रीट की बात करें तो रीट के केस में आपकी 10 से ज़्यादा बॉडीज़ जो आपको सुपरवाइज कर रही होंगी, आपको रेगुलेट कर रही होंगी। आपको SBCA कर रहा होगा, आपको SCCP कर रहा होगा, आपको RMC को जवाब देना है, आपको ट्रस्टी को। क्या हो गया? रीट मैनेजमेंट कंपनी। ये CDC का एक पार्ट होगा? नहीं, ये रीट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल RFF डॉलमेन रीट मैनेजमेंट कंपनी है कि जो ग्लोब रेजिडेंसी रीट को मैनेज कर रही है। तो SCCP, SBCA, RMC, ट्रस्टी का एक रोल है,
डेवलपमेंट एडवाइजर का एक रोल है, रीट अकाउंटेंट का एक रोल है, रेटिंग एजेंसी का एक रोल है, PSX का एक रोल है, आपके ऑडिटर्स का एक रोल है। तो ये सब रोल्स, आपके इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का एक रोल है, आपके ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के लिए एक इंडिपेंडेंट लॉयर की ज़रूरत होती है। तो इतनी सुपरविजन है इस मैकेनिज्म के, इस स्ट्रक्चर के अंदर, कि आप कहीं से भी डिवेट नहीं कर सकते। ट्रस्टी के पास जब एक पेमेंट जाती है कि मुझे फॉर एग्जांपल एक स्टील परचेज करना है, तो उसके प्री एग्रीड BOQs होते हैं जो डेवलपमेंट एडवाइजर साइन ऑफ करके देता है RMC को, RMC देता है ट्रस्टी को, ट्रस्टी उसको वेरीफाई करवाता है रीट अकाउंटेंट से, रीट अकाउंटेंट उसको वेरीफाई करता है, तो ट्रस्टी पेमेंट करता है और वो पेमेंट RMC के पास नहीं जाती, वो डायरेक्ट जाती है सप्लायर के पास। तो जो एसेट का कंट्रोल है इंटायरली डिफरेंट एंटिटी के पास है और उसके डिसीजन मेकिंग एक डिफरेंट एंटिटी के पास है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर रीट स्टार्ट करना चाहूँ, तो मेरी जो अपनी प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं करना चाहूँगा वो सबसे पहले मैं ट्रस्टी के नाम पे ट्रांसफ़र करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अपना प्लान दूंगा कि इस जगह पे मैं फॉर एग्जांपल 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहा हूँ और मैं पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, और मेरा प्लान ये है कि मुझे हर स्टेप के ऊपर जो पैसे चाहिए होंगे उसकी टोटल कॉस्ट इतनी होगी, और जो मैं यूनिट सेल कर रहा हूँ जो एंड यूज़र को दूंगा उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स और उसके ऊपर इतना होगा, जिसके बेसिस पे ट्रस्टी जो बेसिकली CDC होगा वो आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पैसे इशू करेगा कि आप ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं जी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने फॉर एग्जांपल पहली लेयर पे काम ही नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, और मैं सेकंड फेज़ की पेमेंट रिलीज़ के बारे में कहता हूँ, तो वहाँ पे ट्रस्टी कह सकता है यार आपने तो पहला काम नहीं किया तो आपको दूसरा क्यों मैं आपको दूँ। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ट्रस्टी नहीं, उसमें रीट अकाउंटेंट का भी यही रोल है, डेवलपमेंट एडवाइजर का भी यही रोल है कि उसको वेरीफाई करेगा कि ये जो पेमेंट जा रही है प्रीवियस काम हुआ है नहीं हुआ, वो BOQs अप्रूव हो गए नहीं हो गए, उनकी पेमेंट्स हो गई नहीं होगी। जब तक एक BOQ स्टेज 1 का अप्रूव नहीं हुआ है, स्टेज 2 का BOQ बीच में नहीं आ सकता। सही है। एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, वो है कि जब तक रियल इस्टेट ट्रस्टी को ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, आप रीट के अंदर कोई काम ही नहीं कर सकते, आप कस्टमर से एडवांसेस नहीं ले सकते। कन्वेंशनल मोड में ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, जबकि रीट में ये बैलेंसेस हैं। फिर एक जो फाइनेंशियल एक आप कह सकते हैं कि एक फिजिकल इम्पैक्ट है इसका, वो एक ही कन्वेंशनल मोड में, जैसे जास साहब ने भी समझाया था कि एक डेवलपर एक केस में 50 मिलियन का टैक्स देता है, तो हम उसके ऊपर 550 मिलियन का टैक्स दे रहे हैं। हमारी हर पेमेंट टैक्स डिडक्शन के बाद ही इश्यू होती है। ये गवर्नमेंट का रोल, मैं तीसरे पे आऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा वो करना चाहूँगा कि अब अगर एक इन्वेस्टर ने रीट के अपार्टमेंट लिया, लेट्स से मैं वर्स्ट केस समझता हूँ कि जो रीट डेवलपर था वो आगे कंप्लीट नहीं कर सका, मे बी उस पर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, वो नहीं कर सका, तो जो प्रॉपर्टी जिसकी पेमेंट एक एंड यूज़र ने की है वो ट्रस्टी के नाम पर है। ट्रस्टी क्या ये रखता है कि फॉर एग्जांपल डेवलपर डिफ़ॉल्ट हो गया है, डेवलपर कंप्लीट नहीं कर सका, अब एक बंदे ने तो पेमेंट दी हुई है, तो वो जो ट्रस्टी के नाम की प्रॉपर्टी है वो उसको सेल करे और जो इन्वेस्टर था उसको पैसे देकर उसका इन्वेस्टर का पैसा महफूज रहे। इसकी डिफ़ॉल्ट प्रोसीडिंग्स में इसी तरीके से काम होगा कि ट्रस्टी इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होगा कि जिनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ट्रस्ट इसके ऊपर प्लेस किया गया है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो ट्रस्टी का मेन फंक्शन ही ये है। मैं इसकी अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ ट्रस्ट की, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बॉडी गार्ड हूँ और मैं देखता हूँ कि किसी ने पॉइंट ब्लैंक पे आपको शूट करना है और मैं डेलिबरेटली आपके सामने से हट जाता हूँ और आपको गोली लग जाती है, तो जो सज़ा उस शूटर के लिए है वही मेरे लिए, क्योंकि मैंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया आपके साथ। तो ट्रस्टी भी यहाँ पर अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, उस बिजनेस प्लान से हटकर उसने कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी, तो उसके लिए वही पनिशमेंट होगी कि जो इस फ्रॉड करने वाले के लिए। तो ट्रस्टी का रोल यही चीज़ इंश्योर करता है कि हम बिजनेस प्लान से डिवेट ना करें। सही है। चलें, पहले तो आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि किस तरह एक इन्वेस्टर के लिए ये जो मॉडल है उस पे दरमियान में CDC एज ए गारंटर ही बैठा हुआ है जो कि इंश्योर कर रहा है कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं एक्चुअल काम ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा जो मे बी आप लोगों से भी लोग पूछते होंगे कि रीट बनाने का आपको क्या बेनिफिट है, यानी ट्रेडिशनल वे में जब 10 बंदे नहीं करने थे अब आपके 10 ओवरहेड्स बन चुके हैं, तो इससे बेनिफिट क्या है रीट बनाने का, वो अगर बेनिफिट को बताएं कि डेवलपर को क्यों रीट करना चाहिए। सर, पब्लिक का ट्रस्ट आता है आपकी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप सोचें काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे फॉरेन रेमिटेंस का एक मेजर पोर्शन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन समहाउ कुछ प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं मार्केट में कि वो मुकम्मल नहीं हो पाते, वो डिलीवर नहीं हो पाते या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते। रीट के केस में ये चीज़ें इंश्योर की जाती है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लेयर्स मौजूद हैं कि वो डिलीवरी लेवल, वो बिजनेस प्लान की एग्जीक्यूशन को इंश्योर किया जाए कि जो प्री एग्रीड है। अगर मेरी डेवलपमेंट होनी है, उसके लिए कस्टमर एडवांसेस मौजूद हैं, तो पैसा मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे अल्टीमेटली उस बिल्डिंग में ही लगाना है, उस अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करके देना है। तो खुद ब खुद बायर्स का भी
कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम इस वक्त मार्केट की बात करें तो हमारे पास ऐसे बायर्स मौजूद हैं कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछ रहे हैं कि आया आपका ये प्रोजेक्ट रीट के अंदर है, रीट की स्ट्रक्चर के अंदर है या नहीं है। तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि जी रीट के स्ट्रक्चर के अंदर है, तो उनका एक कंफर्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो जब पेमेंट करते हैं तो मुझे पेमेंट नहीं करते, वो अपना चेक, अपनी पेमेंट CDC के नाम पे करते हैं। मेरे पास किसी भी एसेट का उस डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कंट्रोल नहीं होता एज अ RMC। ये तो मैंने वैसे वीडियो में भी बताया था कि ये जैसा कि हम म्यूचुअल फंड में भी करते हैं ना, हम कभी AMC के नाम पे तो नहीं देते, हम CDC के नाम पे देते हैं। और CDC बेसिकली ट्रस्टी है जो कि इंश्योर करता है कि AMC जो भी उस पर करे वो करे। मुझे हसन भाई, ये जो चीज़ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं करती हर डेवलपर के लिए जिसने पब्लिक से पैसा लेना है कि वो रीट हो, रीट रजिस्टर्ड करे। जिस मॉडल पे अभी आपने बनाया, हर डेवलपर इसी तरह आके अपना वो करे ताकि लोगों का पैसा भी सिक्योर रहे और एक्चुअली प्रोडक्ट भी डेवलप हो रही हो। ये क्यों नहीं करते लोग? सर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी फोर्स करने की कोशिश करी है। रीरा रेगुलेशंस इस्लामाबाद में आ चुके हैं, पंजाब के ड्राफ्ट में है, सिंध में भी कंसिडर किया जा रहा है। तो रेगुलेशन इन प्लेस हैं, बस उसकी इन्फोर्समेंट होनी है। इंशाल्लाह वो होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट रीट को सपोर्ट करे, जिसके लिए फंडामेंटली एक क्लॉज को इनेबल करना चाहिए जो कि टैक्सेशन की क्लॉज है, क्लॉज 99A ऑफ सेकंड स्केड्यूल, वो इनेबल होनी चाहिए ताकि रीट ज़्यादा से ज़्यादा बने। वो उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उस एक क्लॉज को अगर इनेबल कर दे। वो क्लॉज क्या है वैसे? वो क्लॉज एक्चुअली, अगर आप पाकिस्तान में एग्जांपल लें कि आप कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, आप कहते हैं मुझे पार्टनरशिप से कंपनी बनानी है, तो आप अपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप से सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने एसेट्स को कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र करने में। लेकिन अगर आप अपनी कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपके पास है जो आपके नाम पर या आपके AOP के नाम पर या आपकी कंपनी के नाम पर है, आप उसको अगर रीट में लेकर जाते हैं तो FBR आपसे कहता है कि आपने एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैरी आउट की है और आप इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करें, जबकि एक्चुअली आपने अभी अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रॉपर्टी दी है, उसका स्ट्रक्चर बेहतर किया है ताकि आप उसको बेहतर स्ट्रक्चरिंग के साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दें, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ डेवलपमेंट करें। लेकिन ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल हो जाती है। प्रीवियसली 2023 जून 2023 तक ये नॉन टैक्सेबल थी, 2008 से लेकर 2023 तक नॉन टैक्सेबल थी, लेकिन उसके बाद ये कंसिडर किया जाता है कि हम इसको एग्जाम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। अगर ये हो जाती है, बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स हैं कि जिन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम रीट स्कीम्स लेकर आएंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ रीट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपसे शेयर करूँ, आज तक पाकिस्तान में 20 के करीब AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, लेकिन RMCs इस वक्त 35 से ज़्यादा हैं। तो 35 से ज़्यादा ऐसे मेजर डेवलपर्स हैं जो रीट बनाने को तैयार हैं, सिर्फ इस एक क्लॉज की वजह से वो रीट्स नहीं बना पा रहे, जबकि उनके पास लाइसेंसेस तैयार हैं RMCs के। यहाँ पे ही हम दूसरा क्वेश्चन कर लें कि जब एक रीट आप बनाते हैं, किस तरह गवर्नमेंट को या FPR को उससे ज़्यादा टैक्स मिल सकता है अगर वो इस क्लॉज की जगह निकल के एंड प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर का टैक्सेशन को करें, तो क्या इम्पैक्ट आता है वैसे उसके ऊपर? लाइक भाई, हर पेमेंट के ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई होगा और ट्रस्टी इस चीज़ को इंश्योर करता है। हर एक पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई होगा, ट्रस्टी इस चीज़ को इंश्योर करेगा। हर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन जो आप अपार्टमेंट अपने कस्टमर को सेल करते हैं, उसके ऊपर टैक्स मार्केट वैल्यू के ऊपर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर पे किया जाएगा। आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो सब टैक्सेबल होगी। सिर्फ आपको कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन उसके बदले डिविडेंड का टैक्स आपको गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि आपको 90% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देनी है। तो आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट को डिविडेंड की मद में टैक्स दे रहे होते हैं। तो और कलेक्शन का डिफरेंस आपको बता चुके हैं पिछली पॉडकास्ट के अंदर कि एक जगह 50 मिलियन है, एक जगह 550 मिलियन है। आज अगर ये क्लॉज एक्टिव कर दी जाए या रीइंस्टेट कर दी जाए, हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम 550 बिलियन तक का रेवेन्यू और 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स लाइव कर देंगे 1 से 1.5 साल में। मेरे ख्याल में तो जो भी पब्लिक से पैसा उठा रहा है किसी भी उसके लिए, वो तो रीट ना हो तो उसको करना ही नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, बेनिफिट एक एंड यूज़र को भी आता है, एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट। और मेरे ख्याल में अभी जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा, एक बहुत बड़ा फ्लैट जहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर का अगर फ्लैट है तो मेरे जैसा बंदा तो आंखें बंद करके वहाँ पे लेगा, हमें तो पता ही नहीं है वो लीगल है नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन अभी मैं देख रहा हूँ कि इतनी सोसाइटीज़ को लेटर्स गए हुए हैं कि ये ग्रीन बेल्ट है, कमर्शियल गिराएँ, ये गिराएँ। मैं कहा ये वो उस तरह की चीज़ें हैं कि जो एंड यूज़र जो परचेज़ कर रहा होता है, जो आखिर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है,
वो एक्सपोज हो जाता है एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इससे पहले के जो 10 लोग थे वो गलत जगह के ऊपर ट्रांजेक्शन करके बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आता हूँ फिर प्रॉपर्टी शेयर की तरफ, कि ये रीट का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तीनों एंटिटीज़ को हो गया। प्रॉपर्टी शेयर को इस तरह लाने का मकसद क्या था? एक तो अभी आपने ब्रीफली बता दिया, क्या फ्रैक्शन ही वो चीज़ थी कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसको उतने हिस्सों में करें कि जितना बंदा एक अफोर्ड कर सकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट है ऐसे? लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली जो रियल इस्टेट का मिनिमम टिकट साइज़ है, अगर आप एक अच्छी रियल इस्टेट की बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलती आपको अच्छी रियल इस्टेट। और 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और ये मैं आपको ना मिनिमम साइज़ बता रहा हूँ, वरना 2.5 से 3 करोड़ से ऊपर ही है एक एवरेज रियल इस्टेट की बात करूँ। अगर आप प्रीमियम पे चले जाएँ तो 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक पहुँच चुकी प्राइसेस। अब एक बंदा जब सोचता है कि मैं रियल इस्टेट बाय करने के लिए आज पैसा जमा करना शुरू करूँ, तो जब तक वो पैसा जमा करता है रियल इस्टेट की प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ कर चुकी होती है। तो हम ये चाहते थे कि हम स्मॉल सेवर्स के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें कि जिसमें वो अपने सेविंग्स के रिटर्न्स को रियल इस्टेट के रिटर्न के साथ बेंचमार्क कर सकें। यानी आज अगर वो 10 लाख रुपए सेव कर पा रहे तो उसका 10 लाख वैसे ही ग्रो करे जैसे रियल इस्टेट की प्राइस ग्रो करती है। तो इस चीज़ के ऊपर सोचते हुए हमारे ग्रुप ने फिर एग्री किया कि हम एक जॉइंट ओनरशिप कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर आते हैं एक प्रोडक्ट जिसको हमने प्रॉपर्टी शेयर का नाम दिया, कि 10 लोग मिलकर, 12 लोग मिलकर एक अपार्टमेंट बाय करें। उसमें 100 स्क्वायर फीट हर बंदा ले सकता है या उसके मल्टीपल्स ले सकता है, वो जितनी जिसकी कैपेसिटी है, और वो एक्सपोजर लेना शुरू करे ताकि वो अपनी सेविंग्स के साथ साथ अपने रिटर्न्स को भी बेंचमार्क करे। और कल को उसके बाद 100 स्क्वायर फीट जमा करते करते 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट हो गए तो वो अपने अपार्टमेंट लेने का ख्वाब पूरा कर सके। ये एक फंडामेंटल राइट है हर बंदे का कि उसके बाद एक घर हो। अगर मैं आपसे हाउसिंग की अगर स्टैट्स शेयर करूँ, और ये स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान की PMRC की रिपोर्ट है, उसमें मौजूद है कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग की नीड है वो तकरीबन 38 मिलियन हाउसेज होने चाहिए पाकिस्तान के पास, जबकि उसमें से सिर्फ 27 मिलियन है। और इस 27 मिलियन में से लाइक भाई 14 मिलियन हाउसेज वो हैं कि जिसका हाउसिंग डेफिसिट डिक्लेयर करते हैं। यानी वहाँ या तो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं आती, या वहाँ पे हवा नहीं आती, या वहाँ पे पानी नहीं है, या वहाँ पे सेवेज नहीं है, या वो लिवेबल नहीं है किसी और सेंस में। तो 27 मिलियन में से भी 14 मिलियन वो हैं कि जो लिवेबल नहीं है। तो आपके पास ले देकर हार्डली 12 से 13 मिलियन घर हैं इस वक्त, और आपकी ऑलरेडी आप 11 मिलियन की शॉर्टेज पे ऑलरेडी हैं। तो एक मैसिव डिमांड है आपके पास हाउसिंग की, और हमें इस हाउसिंग की डिमांड को पूरा भी करना है। हम 4th यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हैं, हम बहुत जल्दी 3rd बन जाएंगे और 2050 तक हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। ये सारे यूथ हमारी, इनकी शादियां होंगी, इनकी फैमिलीज़ बनेंगी, कहाँ से हाउसिंग डिमांड पूरी होगी अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें हर एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं कि तुमने आज अगर जॉब शुरू की है तो तुम भी रियल इस्टेट का एक्सपोजर लो 16,000 रुपये, 18,000 रुपये महीने की किस्त देकर। अच्छा हसन भाई, ये मुझे बताएं कि जो रीट है ये सिर्फ डेवलपमेंटल उसमें है कि आप प्लॉट को भी रीट के साथ करके लोगों से पैसे ले सकते हैं, या सिर्फ आप तब ले सकते हैं जब आपके पास प्लॉट हो और आप उसके ऊपर डेवलपमेंट करना चाहें तभी आप रीट लिस्ट कर सकते हैं? देखिए, रीट की जो फॉर्मेशन है उसके लिए एक फंडामेंटल चीज़ ये है कि आपके पास रियल इस्टेट हो जब ट्रस्टी को ट्रांसफ़र करें। अच्छा, जब तक आप रियल इस्टेट ट्रस्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे आप अपने ऑपरेशंस कमेंस नहीं कर सकते रीट के, आप कोई डेवलपमेंट कैरी आउट नहीं कर सकते, आप कोई कस्टमर एडवांस नहीं ले सकते। एक जो हम पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही होती है, लोग यही कह रहे होते हैं कि मैं जो प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ ना कि वो प्लॉट 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, सो प्लॉट इटसेल्फ इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मैं समझाऊँ रीट का, जिससे मुझे काफ़ी एक वो मिल रही है कि दिस इज़ फोकस्ड ऑन डेवलपमेंटल, और डेवलपमेंटल के ऊपर आपका सीमेंट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, ग्लास भी लगेगा, कितने आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं, कितने बिजनेसेस हैं, उसके अंदर कितने आपके लेबर है, कितना उसका होगा। सो ऑन टॉप ऑफ इट ये पूरी लेयर जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ लेकर आती है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो रियल स्टेट को ज़्यादा हमने किया वो ज़्यादातर नेगेटिविटी प्लॉट्स की वजह से है। एक्चुअल वाकई मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो नीड है लोगों की घर बनाने के लिए, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा है। और जो जिस लेवल पे घर पहुँच चुके हैं, अभी तो मैं अपना घर स्कीम का देख रहा था, लिटरली मैं इस्लामाबाद में ढूंढ नहीं सका वो कौन सी जगह है जहाँ पे मुझे 1 करोड़ रुपए की कोई जगह मिल जाए। कहीं जाके वो एक PHA का फ्लैट कोई मिल जाता है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इस तरह रह सकता है। तो जहाँ पे इतनी लिमिटेशंस हैं कि आपके पास अवेलेबल
जो फंडिंग है वो बहुत कम है, फिर वही आपकी बात के लोग पैसा बचाते हैं, जब तक वो पैसा इतना बचाते हैं कि जब वो घर लेना चाहें तो घर की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो फिर अगला पैसा बचाते हैं, और विद पैसेज ऑफ टाइम रुपये आपका डीवैल्यू होते हैं, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाती है, तो आप कभी भी इस कैपेबल होते नहीं है कि आप अपना घर बना सके। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रॉपर्टी शेयर है, जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे कि अगर आप कुछ यूनिट्स ले लें, इज़ इट पॉसिबल, अगर मैं फॉर एग्जांपल करूं, आपके पास तो एक बिल्डिंग है, हम अभी ये बात कर रहे थे कि FL07 हो गया, जिस तरह आपका ग्लोब रेजिडेंसी का मैं देख रहा था, 10 शेयर्स हैं, अगर एक बंदा एक साल के अंदर 2 लेता है, अगले साल कहीं से वो 3 लेता है, फिर आखिरी साल में तीसरे चौथे साल में अगर वो 5 और ले लेता है, तो क्या आप उसको एक अपार्टमेंट बना के दे देंगे, यार यही आपका अपार्टमेंट है, आपने 10 डिफरेंट उसमें लिया था, हम इसको मर्ज करके आपको एक में दे रहे हैं, आप यहाँ के आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं लेकिन भाई जब भी अपार्टमेंट मुकम्मल होगा आपको पोजीशन नॉमिनी को मिलेगा। इन केस आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर फीट्स एक अपार्टमेंट के इक्विवेलेंट हैं, आप उसको मार्केट वैल्यू से बेंचमार्क करके सेल भी कर सकते हैं। आप डेवलपर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरे पास इतने स्क्वायर फीट्स हैं, प्लीज़ मुझे इसके बदले एक अपार्टमेंट दे दो, तो डेवलपर आपको अपार्टमेंट दे देगा। और डेवलपर आप RFB REIT को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब हमारे पास डेवलपमेंट एडवाइजर है, पूरे एक स्ट्रक्चर है REIT का, उसकी उस डेवलपर एज अ डेवलपर हम उसकी बात कर रहे हैं। और आप वैसे 2 डिफरेंट बिल्डिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं वैसे? नहीं, देखिए हम जो अभी तक हमारा इरादा ये कि जिसने फ़र्ज़ करें कि एक अपार्टमेंट में 1200 स्क्वायर फीट है, उसने 600 एक अपार्टमेंट में ले लिए, 400 बराबर वाले अपार्टमेंट में ले लिए, 200 बराबर वाले अपार्टमेंट में ले लिए, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर अपार्टमेंट अपनी वैल्यू ड्राइव इंटायर अपार्टमेंट की वैल्यू से ही कर रहा है। तो जब आप उसको मार्केट में बेचेंगे तो वही कलेक्टिवली वैल्यू आ जाएगी जो इंटायर अपार्टमेंट की वैल्यू है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें डेवलपर कोई फेवर नहीं दे रहा। ये इस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में एक एम्बेडेड फीचर है कि आपके पास अगर जो रिक्वायर्ड स्क्वायर फीट्स अगर अवेलेबल हैं तो आप मुझसे अपार्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर लें, मैं इन्वेंट्री अवेलेबल होगी आपको अपार्टमेंट दे दूँगा, आपसे प्रॉपर्टी शेयर आपसे वापस ले लूँगा। तो मैं इसके लिए ओपन हूँ। लेकिन लाइक भाई यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं देख रहा था सरमाए की काफ़ी वीडियोस के ऊपर लोग समझ नहीं पा रहे कि रियल इस्टेट में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का क्या फ़र्क है। जब आप रियल इस्टेट सेक्टर की बात करते हैं लाइक भाई, तो एक डेड इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया। जब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं लाइक भाई, तो हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के लिए एक फंडामेंटल सेक्टर है, फंडामेंटल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फिस्कल, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग क्रिएशन। लाइक भाई जब आप एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, आपकी 7.5 करोड़ की लेबर फोर्स है और ये सारे स्टैट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 7.5 करोड़ की लेबर फोर्स में से 9.9% वो फोर्स है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। आपकी 1.5 करोड़ ऐसी लेबर फोर्स है जो जॉबलेस है, उसमें से 34% ऐसी लेबर फोर्स है आपकी कि जिसका प्रायर एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का, कि अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो 34% अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स फॉरेन एम्प्लॉयड हो सकती है। ठीक है, जब आप कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी जनरेट करते हैं तो आप एक्चुअली 72+ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इंपोर्ट बेस्ड नहीं है, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं। वो लोकल इंडस्ट्रीज जब चलती हैं तो वो मज़ीद इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती हैं। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 3.5 लाख रुपए की एक एक्टिविटी करते हैं तो आप एक जॉब क्रिएट करते हैं। ये स्टैट्स मार्केट में प्रूवन है। तो हम सबको एज अ नेशन सोचना चाहिए कि अगर हमारी नीड्स हैं, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें हाउसिंग की डिमांड को फुलफ़िल करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक हाउस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम अपनी सेविंग्स भी बढ़ाएंगे, हम टैक्सेशन भी क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए, और हम एक लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे होंगे। और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इससे बिल्कुल हटकर है कि जो डेड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते। हसन भाई, ये तो ज़बरदस्त एक हो गया। अब मैं चाह रहा था कि जो प्रॉपर्टी शेयर की जो प्रॉपर्टी सरमाया.pk से लिस्टेड है, इससे पहले कि मैं वो दिखाऊं, मैं अगर सिंपल आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में कितने रीट्स होंगे ना, डिफरेंट सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा था कि लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आरिफ हबीब रीट रावलपिंडी में कब आएगा, एबटाबाद में कब आएगा, पेशावर में भी आपका कुछ है। तो पहले तो आप ये बता दें कि आपके कोई प्लान्स हैं या अभी आप सिर्फ कराची बेस्ड हैं या फ्यूचर में कोई प्लान है। सेकेंडली, लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर आपका प्लान पिंडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी को क्रिएट करना था जहाँ से आपको रेंटल मिल सके, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पिंडी के अंदर ही हो। मेरे ख्याल में आप लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसा डॉल्मेन मॉल के आप मैनेज कर रहे हैं, तो वो जो मैनेज की जो फ़ीस है वो कितनी आप ले रहे हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है सिटी में ना भी हो, क्या आप सिटीज़ में आने का इरादा है? नहीं भी है तो कराची में जो है वो भी आप बता दें कि किस तरह आप मैनेज कर रहे होंगे। नया नाजबाद हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सुरजानी में, हमने रिसेंटली दी पाम लॉन्च किया है।
और वहाँ पर भी हम एक पूरी कम्युनिटी डेवलप मैं करें। देख रहा था लकी वाले उसमें इन्वेस्टेड हैं, आरिफ हबीब रीड के काफ़ी हुए हैं, फातिमा भी उसके अंदर आपके पाकिस्तान मेजर के स्पॉन्सर। 5 बड़े हाउसेस इसके अंदर शामिल है। आरिफ हबीब हाउस उसमें शामिल है, उसमें फातिमा फर्टिलाइजर शामिल है, उसमें लकी ग्रुप शामिल है, उसमें लिबर्टी ग्रुप शामिल है, उसमें डॉल्मेन ग्रुप शामिल है। और ये इनका 5 प्रोजेक्ट बड़े पाम हाउसेस वाला हैं जी। ये बिल्कुल दीपाम है, जिसमें अभी हम 2.18 एकड़ पे हमने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। टोटल वहाँ पे हमारे पास 60 एकड़ की ज़मीन है कि जो हमें डेवलप करनी है, और वहाँ पे हम अपार्टमेंट्स बनाएंगे। तो ओवरऑल उसके अलावा हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं कि जो 90 एकड़ के करीब है। तो ये टोटल 160 एकड़ के करीब की ज़मीन है जो हमें ये अभी डेवलप। कराची की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, लाइक भाई वर्थ करता है कि उस जगह को विजिट किया जाए। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक की प्लांटेशन कर दी है। वहाँ पे हमने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है। वहाँ पे स्पीशीज़ आ रही है डिफरेंट नेचर की डिफरेंट स्पीशीज़ आ रही हैं। दुबई के लिए वो तरह था नहीं था पाम, वो जो नहीं दुबई नहीं, की? बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। हमने नेचुरल सही है। प्लांट्स वहाँ पे लगाए हैं। वहाँ पे आपको नज़र आएगा, आप वर्थ करते हैं कि आप उधर, हम इंशाल्लाह सरमाए के ऊपर अब वीडियोस भी आना शुरू होंगी उन एरियाज़ की, तो लोग देखेंगे कि एक्चुअली हमने वहाँ पर क्या काम किया है। तो कराची में सुरजानी और नया नंबर हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में हमारे पास CBD में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर में रूडा में हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। इस्लामाबाद के केस में हमारे पास रिफ़ा है, और भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हमारे पास पाइपलाइन में है। तो इस्लामाबाद में भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, इंशाल्लाह पब्लिक देखेगी कि वहाँ पर आ रही है। लेकिन वो जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि मे बी मैं एबटाबाद में हूँ तो एबटाबाद में जगह होनी चाहिए, मैं इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद में होनी चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने का ये कि अगर तो आपने खुद लेना है तो फिर तो समझ आती है कि आपको जगह यहीं पे देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जगह इसीलिए लेनी है कि यहाँ पे जगह और फिर आपने रेंटल लेना और रेंटल करना है, मैं आपका रेंटल यील्ड बड़ा ज़बरदस्त था। मैं जो 72,000 की वीडियो आप भी बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान के प्लॉट की जो हमारे इस्लामाबाद में घर है उसके ऊपर रेंटल जब हमने कैलकुलेट किया, सो 2 से 2.5% पे हमें मिल रहा था कि हम पूरा 5 करोड़ का घर लेते हैं ताकि हमें 1.5 करोड़ रुपये का रेंटल ना देना पड़े। वो मेरे ख्याल में अगर आप 50% से भी कम की इन्वेस्टमेंट करें तो उससे ज़्यादा रेंटल आप जनरेट कर सकते हैं जितना आप रेंटल यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा लॉजिकली मैथमेटिकली देखें तो जहाँ पे आप 5 करोड़ रुपये का घर ले रहे हैं जस्ट टू सेव 150K का आपका रेंटल, तो वही आप मेरे ख्याल में 180 समथिंग का, जिस तरह अभी मैं दिखाऊंगा भी, कि अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा रेंटल वहाँ से बचा सकते हैं। ऐसा ही है वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक भाई अक्रॉस पाकिस्तान ऑलमोस्ट यही यील्ड्स होती हैं। अगर आप रेजिडेंशियल यील्ड्स की बात करें, रेंटल यील्ड्स की, तो 2.5% से 3.5%, कुछ अच्छे एरियाज़ में 4% तक चली जाती है। बहुत एक्सेप्शनल कोई एरिया हो तो 4.5 पे जाती हैं। इसी तरीके से कमर्शियल की अगर आप बात करें 4.5 से शुरू होती हैं, मैक्सिमम 5.5 तक चली जाती हैं। जबकि अगर आपने हमारी रीसेंट प्रोडक्ट देखी हो स्पार्क की, जो हमने सरमाया.pk पे लेकर आए, वो प्रोडक्ट स्टार्ट ही 5.5 से हो रही है और वो अपने 10वें साल पे 10.54% पे जाके टच कर रही है। और आपको पेमेंट भी इस केस में अपफ्रंट नहीं देनी, आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर देनी है। 18 महीने की 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, अगर मैं प्रीमियम रिटेल स्पेस की बात करूं, जो स्पार है, पहले तो स्पार जिन लोगों को नहीं पता उसके बारे में बता दीजिए। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल ब्रांड है ना रिटेल से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे ना हमने बड़ा लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आप एक यूनिट भी बाय करते हैं, सो एक यूनिट पे आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 18 किस्तें देनी पड़ेंगी, जिसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 18 लाख रुपए होगी। और एक यूनिट के लिए जब 18 महीने की किस्तें ख़त्म हो जाएंगी, आपको तकरीबन 8,250 रुपये का मंथली रेंटल मिलेगा। ये बाय द वे जो मंथली रेंटल है, ये आपकी मैनेजमेंट फ़ी एडजस्टेड होगा या इसके बाद मैनेजमेंट फ़ी अलग होगी? हम इसके बाद मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करेंगे 2% की, 2% जिसमें की हम होगी। उस पूरे टेनेंट को हम मैनेज भी कर रहे होंगे और ये रेंटल आपको कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट भी करके दे रहे होंगे। और तो नेट जो होगा वो 8,250 मल्टीप्लाई बाय 2% माइनस करके जो भी जी बनता है वो बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें वैसे जिस तरह हमें डिविडेंड यील्ड मिलता है किसी भी कंपनी से, इसमें भी डिविडेंड एडजस्टेड में कोई टैक्सेशन होगी जो कि हमें अप्लाई होगी इसके ऊपर? बिल्कुल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन होगी, लेकिन वो बहुत माइन्यूट सी होगी, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना हमने और भी एक चीज़ बड़ी अच्छी रखी हुई है कि अगर आपको पता है, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, आप कहते हैं जी मेरा इस महीने का जो मेरा जो रेंटल है वो तकरीबन 1,25,000 रुपये का मैं रेंटल दे रहा हूँ। सो हम आपको रिवर्स में ये बता सकते हैं कि आपको कितने यूनिट्स लेने हैं, उस यूनिट्स के अगेंस्ट आपको कितनी पेमेंट्स करनी है, और उस पेमेंट्स के अगेंस्ट आपको मंथली कितना रेंटल मिलेगा। जिस तरह कि मैं अभी बता रहा था कि आपने अगर 1.25 लाख रुपए रखना है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कमर्शियल यूनिट के अगर आप 16 यूनिट लेंगे तो आपकी तकरीबन 1.6 मिलियन की मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, जिसकी टोटल वैल्यू तकरीबन 2.88 करोड़ रुपया बनती है। अगेन मैं बता दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 1.25 लाख रुपए का जो रेंटल है उसके लिए आपको 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिनिमम लेनी पड़ती है,
तब जाके आपको 1.25 लाख का रेंटल मिलता है। यहाँ पे आपको उससे 50% पे कमर्शियल जगह मिल रही है जिसका रेंटल उससे ज़्यादा है जितना का आपको रेंट देना पड़ रहा है। तो अगर आप मैथमेटिकली अप्लाई करके देखें कि आप प्रॉपर्टी ही ले रहे हैं टू कवर योर ओन रेंटल, आपको यहाँ पे फिजिकली प्रॉपर्टी पे इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कर सकते हैं 5-6 करोड़ पे है तो फिर आप घर ही लें, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरह हम नहीं होते कि हमारे पास पैसे शॉर्ट हैं, अभी तो हमारे पास 50% हुए हैं, 50% रहते हैं, तो उसको कैश में रखने से बेहतर है कि आप उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको रेंटल मिल सके। हमने इसी के अगेंस्ट जो अभी हसन ने भी बात की हुई थी कि पहले साल में अगेन क्योंकि 1.25 लाख है तो मिनिमम 16 यूनिट्स पे आपको 1,32,000 रुपये का रेंट मिलेगा। पहले साल में तकरीबन 1,32,000 रुपये का रेंट मिलेगा, दूसरे साल में 141 का रेंट मिलेगा, करते 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 10वें साल में आपको यही रेंट 253,000 का मिलेगा। और समझने की बात जो मुझे इस वाली प्रॉपर्टी लिस्टिंग में बड़ी अच्छी लगी कि अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जो कि 18 महीने में ख़त्म होगी, 19वें महीने से रेंटल मिलेगा। तो बाय द टाइम ये जब रेंटल पे लग जाएगा तो ये जो रेट अभी आप एक यूनिट का देख रहे हैं, मार्केट में जब रेंटल ले रहा होगा तो ये इस रेट पे नहीं होगा जिस रेट पे होगा। नॉर्मली अगर हम लाइफ साइकिल देखें किसी भी लिस्टिंग का, जिस तरह द पाम अभी हमने देखा लॉन्च किया, हमारे सामने 12 से 12,500 पे, 12,500 से 13,000, तो ये जो मनी जो होता है ये डेवलपमेंट के साथ साथ आपका इंक्रीज़ होता जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ती जाती है और लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक भाई ऐसा ही होता है कि जब आप अपने कभी भी प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं तो आप डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट प्राइसिंग रखते हैं कि मेरी सर्टेन इन्वेंट्री मैं प्रोजेक्ट के शुरू में इतने की बेच दूंगा ताकि मेरे कैश फ्लो जनरेट हो जाए, और फिर सेकंड स्टेज में मैं इतने की बेचूंगा, फिर थर्ड स्टेज में एक डिफरेंट लेवल पे ले जाऊंगा प्राइस को। इसी तरीके से आपने दी पाम में देखा कि हमारी इन्वेंट्री थी 502 यूनिट्स की, अपार्टमेंट्स की, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रिस्पांस दिया है आपके सामने, यानी 24 घंटे में हमने 93 प्रॉपर्टी शेयर के यूनिट्स सोल्ड आउट हो गए हमारे यहाँ। फिर हम मज़ीद इन्वेंट्री लेकर आए, अब लोगों ने उसको 13,000 में बाय करना शुरू किया। हमने बीच में 12,500 ऑफ़र किया, फिर 13,000 ऑफ़र करना शुरू कर दिया। इस वक्त 13,000 से नीचे नहीं है और अब ये बहुत जल्दी 14,000 पे पहुंच जाएगी प्राइस। तो ये प्राइसिंग का एक इंक्रीज़ रहता है मार्केट में। एक जो चीज़ मेरे ख्याल में लोगों के क्वेश्चन भी थे कि जब हम बायबैक की बात करते हैं, जो आप गारंटीड बायबैक का रिटर्न देते हैं, जिस तरह हमने पाम के ये स्पार्क के केस में आपने कहा हुआ है कि हम 10% का गारंटीड रिटर्न देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल 100,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो 1 साल बाद आप मिनिमम उसको 1,10,000 वापस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि वो कमर्शियल है और वो अच्छी जगह है और आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि उसकी वैल्यू से ज़्यादा ही होगी। आई थिंक लाइक भाई आप वैसे एक एक्सप्लेनर वीडियो दे चुके हैं, इसकी ज़रूरत तो नहीं होनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चाहूँगा कि हम स्पार्क को एक्सप्लेन करें। इस केस में एक रीट स्कीम है, नया नाज़माबाद अपार्टमेंट रीट, कि जिसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन ऑलरेडी आप PSX के ऊपर देख सकते हैं। नया नाज़माबाद अपार्टमेंट रीट के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्लॉट्स हैं, उनमें हम मल्टीपल टावर्स डेवलप कर रहे हैं। उसमें से एक टावर है जिसका नाम है COM39। COM39 के अपार्टमेंट्स ऑलरेडी सरमाया.pk पे अवेलेबल हैं, और ये एक हमारी डिफरेंशिएटिंग एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसमें हम पोस्ट पोजेशन पेमेंट प्लान भी ऑफर कर रहे हैं। उसी अपार्टमेंट के नीचे हमने एक स्पेशलाइज स्पेस बनाई है जो कि एक सुपरमार्केट के लिए है। अच्छा, क्यों बनाई वो स्पेस? इसलिए क्योंकि ये नया नाज़माबाद के अंदर एग्जिस्ट करती है। नया नाज़माबाद इस वक्त 50,000 से ज़्यादा अफराद की एक आबादी है, उनकी अपनी एक डिमांड है एक सुपरमार्ट की। उस डिमांड को पूरा करने के लिए टॉप नॉच का ब्रांड सेलेक्ट किया गया स्पार्क को, क्या आपको ये स्पेस दी जाएगी, और वो स्पेस एक स्पेशलाइज स्पेस है एक सुपरमार्केट के लिए। इस वक्त COM39 के अंदर रिटेल स्पेस की जो प्राइस है, आप जाके कोई भी रिटेल स्पेस बाय करेंगे आपको रिटेल स्पेस मिलेगी 55,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अगला सवाल ये आएगा कि आप फिर ये 36 में क्यों दे रहे हैं? ये 36 में इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि जब भी आप कोई शॉप क्रिएट करते हैं तो आपको कोई सर्कुलेशन छोड़नी पड़ती है, आपको फ्रंटेज छोड़ना पड़ता है। स्पार्क के केस में, इस सुपरमार्ट की स्पेस के केस में हमें ना फ्रंटेज छोड़ना पड़ रहा है ना हमारी सर्कुलेशन है। तो हमने इसका बेनिफिट अपने पॉकेट में नहीं रखा, हमने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया है कि लोग इसको सस्ता बाय कर सकें। आपकी स्पेस कस्टमर बाय करेगा, स्पार्क जैसे कॉर्पोरेट टेनेंट होगा जो उनको रेंट पे करेगा। रेंट भी उनको हैसल नहीं क्रिएट करनी। अगर बंदा को एबटाबाद में बैठा हुआ है, वो उसे इन्वेस्ट करके अपना बैंक अकाउंट हमसे शेयर कर लेगा, हम उसको उसका रेंट क्रिएट कर देंगे, उसके ब्याह पे सारी हासिल हम उठाएंगे। रेंटल का 2% हम चार्ज करेंगे जो कि बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है। फिर बहुत सारे सवाल आते हैं कि कल को स्पार्क का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो क्या होगा? तो देखें, एक चीज़ समझें कि ये टोटल अरेंजमेंट 11.5 साल का है। 1.5 साल इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का पीरियड है और 10 साल टेनेंसी का पीरियड है। जब 1.5 साल कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी, जिसमें आपको 18 महीने तक 1-1 लाख रुपए पे करने हैं,
जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी हम इसका पोजीशन हैंड ओवर करेंगे स्पार को। 19वें महीने से लेकर 21वें महीने तक स्पार क्वार्टरली रेंट पे करेगा, हम 21वें महीने आपको रेंट देना शुरू कर देंगे क्वार्टरली बेसिस पर। जब 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो एक चीज़ समझें कि ये स्पेस हमने एक सुपर मार्ट के लिए ही क्रिएट की है। आइदर स्पार इसको रीनेगोशिएटेड टर्म्स के ऊपर ले रहा होगा या कोई और सुपर मार्ट ले रहा होगा, क्योंकि एक आबादी है जिसकी डिमांड है एक सुपर मार्ट की। और 10 साल बाद 50,000 थोड़ी होगी। एग्जैक्टली और उस लैंड की वैल्यू भी 36,000 नहीं होगी, जो कि ऑलरेडी 55,000 की चल रही है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस रियल इस्टेट में भी एप्रिसिएशन है और इसके रेंट के अंदर भी आप एक फर्दर इंक्रीज देख सकते हैं 10 साल बाद भी। इसके बाद एक सवाल ये आता है कि एग्जिट ऑप्शंस क्या हैं। देखें, जब एक दुकान में आज जाके लेता हूँ और मुझे 5% की यील्ड मिलती है और आपके पास कोई ऐसा एसेट है कि जिसकी यील्ड 6%, 6.5% है, तो आप मुझे उसको प्रीमियम पे बेचेंगे। अगर आप उस स्पार के प्रॉपर्टी शेयर को मार्केट में प्रीमियम पे बेचते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे ऑफिस में आके उसका ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करवा दें, इसके लिए मैं आपसे 10,000 रुपये की फ़ीस चार्ज कर लूँगा। क्लियर है? वैसे बाय द वे मैं ये भी सोच रहा था कि अभी ये जो प्रॉब्लम है ना सेलिंग का, ये भी एक मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे अपॉर्चुनिटी? अब हमें ये पता चल गया कि एक यूनिट होल्डर RFIP ब्रीड में, जिस तरह हमारे सिस्टम में भी लॉग हो रहा है, वो एक ट्रस्टी के पास, CDC के पास लॉग है, ठीक है। अगर हम इसी यूनिट होल्डर को, या यही हो या फिर, और ये अगेन मेरी आपकी डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मैं लोगों से ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आपने ये जो यूनिट लिया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली हम सरमाया के ऊपर ही लिस्टिंग करवा सकते हैं, जहाँ पे प्रोसेस हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक बंदा जो कि यूनिट होल्डर है, वो अगर मार्केट में आकर कहता है कि यार मेरे पास पार का पड़ा हुआ है और फॉर एग्जांपल मैं 50,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर इसको सेल करना चाह रहा हूँ, और एक बंदा जो कि ढूंढ रहा है यार मैंने कमर्शियल का कोई जगह लेनी है जहाँ पे मुझे रेंटल मिलता रहे, तो हम पूरा फ्लो यहाँ पे ही बना दें कि वही ट्रस्टी जो कि आपकी एक प्रॉपर्टी को इंश्योर कर रहा है, वही ट्रस्टी एक पूरे ट्रांसफ़र को भी अगर ओवरसी कर ले, तो एक बड़ी ही, जिसमें मुझे लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट, ट्रस्ट क्रिएट होगा, उनका ट्रस्ट भी होगा, और ऑन टॉप ऑफ इट कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पता नहीं बेचने वाला है वो भी ठीक है कि नहीं है। मेरा आइडिया ये था कि जिस तरह मैं यूनिट होल्डर हूँ, तो मैं RFIP ब्रीड के पास जाऊँ कि यार मैं सरमाया पे ये यूनिट सेल करना चाह रहा हूँ। RFIP ब्रीड तभी लिस्ट को अप्रूव करे अगर मैं यूनिट होल्डर वाकई हूँ, अगर नहीं हूँ तो वो कैंसिल कर दे, वो लिस्टेड ही ना हो। अगर मैं यूनिट होल्डर हूँ और मैं लिस्ट होकर आ जाता हूँ, तो वो जो रेट, जो भी मार्केट का रेट है, अगर कोई बायर उसको बाय करता है तो CDC को पेमेंट जाए। CDC के बाद जब पेमेंट आ गई तो CDC पहले इंश्योर करे कि यूनिट की जो ट्रांसफ़र है वो बायर को चली जाए। जब बायर को ट्रांसफ़र फुली हो जाए तो CDC वही पेमेंट रिलीज़ करके सेलर को दे दे, बात खत्म। और ये पूरा फ्लो जो होगा ना, ये पूरे इकोसिस्टम को मेरे ख्याल में बेहतर करेगा, जहाँ पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये एक प्रॉब्लम भी है कि प्रॉपर्टी की प्राइस कुछ है, सेल कुछ पे होता है, एक्चुअल डिफरेंस बहुत ज़्यादा, और टेस्ट जो उसका जो टैक्स के जो निज़ाम है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है गवर्नमेंट लेवल पे। तो मेरे ख्याल में ये सब पार्टीज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल लाइक भाई, हम बिल्कुल ये डूएबल है। हम इस पर सिर्फ एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप अपने एसेट को प्रीमियम पे मार्केट में सेल करते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सारा प्रीमियम आपका है, आपसे मेरे पास आके ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन मैं इसमें एक एडिड फीचर आपको मज़ीद दे रहा हूँ। मैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के हवाले से इतना श्योर हूँ कि मैं आपको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि इन केस आप मार्केट में जाते हैं, आपको बायर नहीं मिल रहा, आई विल इंश्योर, आई विल गारंटी कि आपका रिटर्न किसी सूरत भी 10% से नीचे ना आए। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जी, वर्स्ट केस सिनेरियो। आपके साथ प्रॉपर्टीज़ पे आपने एटलीस्ट मेरे ख्याल में जो आप कूलिंग पीरियड कहते हैं उसको भी डिफाइन कर दें। ऐसे मैंने तो बताया हुआ है कि वो कूलिंग पीरियड हर एक प्रॉपर्टी का क्या है, कि जिस तरह स्पार्क के केस में आई थिंक 18 महीने की इंस्टॉलमेंट है, तो 6 महीने तक अगर आप होल्ड करते हैं तो मिनिमम इवन 6 महीने के पास 7वें महीने पे भी आप मिनिमम 10% पर एनम के ऊपर गारंटीड करते हैं कि जो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मे बी उसको 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट था ये आपको मिलेगा। ये हम बिल्कुल गारंटी कर रहे हैं कि आपका रिटर्न किसी सूरत भी हम 10% से नीचे नहीं जाने देंगे। मतलब ये कि अगर आपको रेंटल 6% मिल रहा है तो मैं आपको 4% मजीद कंपनसेट करूंगा उसके अंदर, आपकी गारंटी इंश्योर करूंगा, और मैं इतना श्योर हूँ कि मैं इसको अल्टीमेटली मार्केट में इससे ज़्यादा पे बेच दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम होल्डिंग पीरियड वाले पॉइंट पर। लाइक भाई, कन्वेंशनली आपने अगर कभी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी स्मॉल इन्वेस्टर्स या कोई भी बंदा अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेता है, घर में कोई एमरजेंसी आ जाती है, कोई कैश रिक्वायरमेंट आती है, तो उसको अपना अपार्टमेंट कैंसिल करवाना पड़ता है। इस केस में किसी बंदे ने अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी शेयर लिए हुए तो उसको पूरा अपार्टमेंट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 या 2 या 3 अपनी ज़रूरत के तहत उतने प्रॉपर्टी शेयर कैंसिल करवाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझें। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि जब आप कन्वेंशनल डेवलपर के पास जाते हैं तो वो आपको अपार्टमेंट कैंसिल करने के बाद एक तो पेनल्टी मारता है, एक पेनल्टी हिट करता है, उसके बाद
आपको 6 महीने बाद के 6 महीने के चेक्स देता है, यानी आपको अल्टीमेटली पेमेंट 1 साल में रिसीव होनी होती है। हमारे केस में हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास होल्डिंग पीरियड में अपना अपार्टमेंट या अपना स्पार्क का प्रॉपर्टी शेयर कैंसिल करने आते हैं, तो हम आपसे सिर्फ 5% चार्ज लगाएंगे, 25% नहीं लगाएंगे, और आपको इंश्योर करेंगे कि आपको 30 दिन में पेमेंट मिल जाए। और अगर आप होल्डिंग पीरियड क्रॉस कर चुके हैं, जो कि 2 साल से कम के ऑफ प्लान पेमेंट प्लान के लिए 6 महीने है होल्डिंग पीरियड, और 2 साल से ज़्यादा के ऑफ प्लान के लिए 1 साल का होल्डिंग पीरियड है, जिसमें हम 5% लगाएंगे। अगर आप वो होल्डिंग पीरियड क्रॉस कर चुके हैं तो वी विल इंश्योर कि आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहे। हम आपको प्रिंसिपल वापस करेंगे, और 6 महीने में या 1 साल में नहीं, 30 दिन के अंदर, ताकि आप अगर अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की वजह से मेरे पास आए हैं तो मैं आपकी एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट पूरी करूँ, ना कि आपको दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दूं। हमने अभी नया प्लेटफॉर्म ही डेवलप किया है जिसको अडॉप्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन होपफुली जो प्रॉपर्टी आप सरमाया से ले रहे हैं आप अपनी बुकिंग में जाके वहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, और होपफुली इंशाल्लाह ये जो प्रोसेस स्मूथ होगा तो आपको जो उसकी रिफंड है मिले। मैं जल्दी आपके डिफरेंट जो आ रहे हैं ना, मैं सबको कर लेता हूँ। ये जो था ये हमारा कमर्शियल का था, इसीलिए था। अब आपका आता है ग्लोब रेजिडेंसी FL05 के। ग्लोब रेजिडेंस FL05 इज़ ए बेसिकली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे आपके। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें कि ये किस तरह, बल्कि एक समरी आप बता दें कि हर अपार्टमेंट किस तरह डिफरेंट है दूसरे से। लाइक भाई, इंटरेस्टिंगली अब तक हम लोग ने स्पार में बहुत हम इनोवेटिव और क्रिएटिव रहे। हमने जितनी इन्वेंट्री भी लॉन्च की है वो सब डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं FL5 की या FL7 की, जब हम बात करते हैं तो हमने ग्रे स्ट्रक्चर्ड एक मुकम्मल बिल्डिंग है जिसको हमने ऑफर किया FL7 ग्लोब रेजिडेंसी रीट के अंदर। जब हम पीस की बात करते हैं तो पीस के केस में हमने पोस्ट पोजेशन पेमेंट प्लान ऑफर किया, यानी 3 साल का आपको पेमेंट देनी है, और 3 साल बाद पोजेशन मिल चुका होगा आपको, तो आप पोजेशन के साथ, या अगर फर्स्ट करें हमने उसको किसी टेनेंट को दे दिया तो आपको रेंट भी मिल रहा होगा और आप उसको एडजस्ट करके इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे होंगे। अगर हम दी पाम की बात करते हैं तो उसमें आपका एक क्लीन ऑफ प्लान 5 साल का पेमेंट प्लान है। अगर हम FL5 की बात करते हैं तो वो सेमी फर्निश अपार्टमेंट्स हैं। अगर हम स्पार की बात करें तो एक कमर्शियल रिटेल स्पेस है, और बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ और नई चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस भी की हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको डिस्कस करेंगे कि ऑफ प्लान फाइनेंसिंग के साथ बैंक की सपोर्ट, बैंक की फाइनेंसिंग एम्बेडेड करके। तो ये भी हम, अगर आप देखें ना, हमारी हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट है और इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और हम इसी ट्रेंड को इंशाल्लाह जारी रखेंगे आगे भी। मेरे ख्याल में तो बैंक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हट के इसको प्रोटेक्टिवली एक देखें कि एक इतना बड़ा एवेन्यू है जो कि डिमांड भी है, CDC से प्रोटेक्टेड भी है, और फिज़िकल आपका माशाल्लाह ब्रांड भी इतना अच्छा है कि वो तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी बैठती हैं कि बैंक इसको फुली सपोर्ट करे कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, और एक एसेट बन रहा है जिसके ऊपर। और मेरे ख्याल में जो बैंक के सबसे बड़ा मसला होता है ना, कोई उसको लिक्विडेशन का काफ़ी इशू होता है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर गया या कुछ हो गया, उस केस में आप पहले जब एक एंड यूज़र को दे रहे हैं तो उनको भी गारंटी कर दें, भाई हमारे एंड पे आपको गारंटी दे रहे हैं, तो आपको क्या टेंशन है। ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ के साथ आपसे बात करेंगे इसके ऊपर। चलें, गुड हो गया। अब मैं आखिर में जाते जाते जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कमर्शियल प्रॉपर्टी को या कोई भी प्रॉपर्टी को बाय करने के, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इतनी लंबी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि आपने फॉर एग्जांपल 1 यूनिट बाय करना है, तो सिंपल आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंस्टॉलमेंट पे बाय कर सकते हैं या फिर आप फुल पेमेंट पे भी बाय कर सकते हैं। जब आप फुल पेमेंट करेंगे तो आपको लमसम एक पेमेंट अमाउंट आएगी जिसको आप बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई क्यूरी इंक्वायरी हो तो ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट जब भी आप करेंगे तो आपके पास नीचे व्यू फुल स्केड्यूल का प्लान आ रहा है। सिंपल आपको वही 18 महीने का जो प्लान है, कितने महीने के आपकी इंस्टॉलमेंट है वो देनी है। एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जब बुक नाउ करेंगे, सिंपल आपने रिज़र्व नाउ करना है, और रिज़र्व नाउ करके ऑटोमेटिकली अब आपके पास आपकी डिटेल्स आएंगी, आपने इसको सबमिट करना है। मैंने तो ऑलरेडी, बाय द वे, मैंने ये बाय किया हुआ है तो मेरी डिटेल्स में ये ऑलरेडी नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कंफर्म चेकआउट करूँगा अपना CNIC देकर, तो मैं इसको कंफर्म चेकआउट करके अब ये आपसे पेमेंट के चीज़ें मांगेगा। जिस तरह हसन भाई ने कहा था कि आपको CDC को पेमेंट करनी है, इनको नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। CDC ट्रस्टी नया नाज़माबाद, जो कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, आपने जो पेमेंट है जिसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं, बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पेमेंट की रसीद को यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। ऑटोमेटिकली जब आप अपलोड करेंगे तो आपकी पेमेंट आपने यहाँ पे हमसे शेयर कर देनी है, अपलोड कर देनी है। ये जो वेरिफिकेशन है डिपेंड करता है, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं वो बाहर से भेज रहे होते हैं, उनकी पेमेंट आते आते थोड़ा टाइम लगता है,
कोशिश है कि हम 24 to 48 आवर्स आफ्टर द पेमेंट रिसीव हम आपको कंफर्म कर देते हैं। बाय द वे, अगर आप जब बाय कर लेते हैं तो माई बुकिंग में जाएंगे, और माई बुकिंग में जब आप जाएंगे, ये आप बेसिकली लिस्टिंग के अंदर से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, मैंने तो रिटेल स्पेस ली हुई है, तो आपको यहाँ पे रिटेल स्पेस और उसकी कितने यूनिट्स आपने लिए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। आपकी रिसीट भी यहाँ पे पड़ी हुई है। बाय बैक का ऑप्शन जो अब हम कह रहे थे, अगर आपने बाय बैक करना होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम एज ए सरमाया.pk आपको 7 डे की गारंटी दे रहे हैं, दो के यहाँ पे जब 7 डे क्रॉस होते हैं तो फिर ये पेनल्टी आपको 5% लगेगी 6 मंथ्स के ऊपर, डिपेंडिंग और कि आपका कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है। लेकिन अगर आपको ये पॉडकास्ट देखकर या कोई भी लिस्टिंग देखकर समझ आती है कि आपने बाय करना है और आप बाय करते हैं और आपको समझ नहीं आती हफ्ते के अंदर, तो यू कैन इनिशिएट द बाय बैक। और क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा सा पीछे चीज़ें उस तरह स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो इट कैन टेक अप टू 30 डेज टू गेट यू फुल रिफंड, प्रोवाइडेड कि आप 7 डेज़ के अंदर करेंगे। नहीं करेंगे तो आप पे 5% की पेनल्टी होगी विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद, जैसे हसन भाई ने ऑलरेडी कहा कि 10% गारंटीड रिटर्न के साथ आपको बाय बैक यहाँ से ही प्रोसेस हो जाएगा। हसन भाई, जाते जाते मेरे ख्याल में ऑलरेडी 50 मिनट्स और हम क्रॉस कर रहे हैं। कोई चीज़ जो आप लोगों को आखिर में बताना चाहें प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रह गई हो, वो आप बता सकते हैं आप? आई थिंक आपके यूजर्स आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इस पार के केस में आपकी स्किन इन द गेम है खुद से तो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस पार के अंदर बहुत ज़्यादा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सरमाया के अंदर प्रॉपर्टी कभी आएगी। पता था कि एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, अनटैप मार्केट है, किस तरह आएगी। जब आप लोगों का रीट का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया तो ऑटोमेटिकली क्लिक मुझे समझ आ रही थी। ख़ास तौर पे जो लोग जो कि मुल्क से बाहर हैं, मैंने कुछ स्टोरीज़ ऐसी हॉरर वाली देखी हैं कि कज़नों को पैसे दिए, भाइयों को पैसे दिए, प्रॉपर्टी भाइयों के नाम पे बनाई। जब वो 40 साल बाद वापस आए तो भाइयों ने उनके नाम ही नहीं किए, और वो बेचारे जो 40 साल बाहर मेहनत करके आए हैं, इंटरनल फैमिली में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि वो आखिरी ज़िंदगी के जो अयाम हैं वो बेसिकली इसी उसमें चले गए कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़ानदान वालों को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक का मसला होता है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, खुद इधर आना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ एसेट बना पाएँ। और जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट पे लोगों को समझा रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी लोगों को आराम से समझ आती है, स्टॉक मार्केट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन थोड़ा पोर्शन ऑन इन द रियल स्टेट होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है, द होल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो आपने इसमें डिफ़ाइन किया है, अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि आपकी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के पास है, ट्रस्ट आपके बिहाफ पे उसको मॉनिटर कर रहा है, सो दिस इटसेल्फ इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ रियल स्टेट। ये चीज़ बहुत आम है दुबई के अंदर, बाहर मैं देख रहा हूँ रीट के नाम पर काफ़ी लोगों को ट्रस्ट है, सऊदी अरब में भी अब आ गया है, यूएस के अंदर तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट ही नहीं आप कर सकते अगर आप रीट उसमें ना हो। लेकिन पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइम चाहिए। आप लोग तो पहले, मेरा नहीं ख्याल और कोई ये कर रहा है, लेकिन बाय द टाइम ये चीज़ समझ आएगी तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा रीट में आएंगे, और फिर इन्वेस्टर भी रीट प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है वैसे? बिल्कुल ऐसे ही। लाइक भाई, लोग, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन भी किया कि आप पूछते हैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले कि आया ये रीट बैक्ड है या नहीं है। और लाइक भाई, इसके अलावा आपने जो भी मसाइल आपने बताए हैं या हम प्रॉपर्टी के बारे में सुनते हैं, उनमें से अक्सर का सोल्यूशन रीट ही है। जो समझने की चीज़ है वो ये कि गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव ले और क्लॉज 99A को इनेबल करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीट बैक्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैरी आउट की जा सके मार्केट के अंदर। और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम मज़ीद रेवेन्यू की बात करते हैं गवर्नमेंट के लिए, मज़ीद जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्ट बेस्ड नहीं है, आपकी लोकल इंडस्ट्री है। तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स, सबको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। दैट्स इट, आई थिंक। थैंक यू हसन भाई, आप कराची से इधर आए हैं। आप लोग अगेन जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रीट अभी भी पाकिस्तान में बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हमने डॉलमेन मॉल की एग्जांपल मैंने शायद वीडियोस में भी बताई थी कि वहाँ पे आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे थे जिसका रेंटल आपको मिल रहा था। यहाँ पे आप उस शेयर की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी ओनरशिप आपके पास है, और वो मैनेज जो है वो RFAB रीट कर रहे हैं, जो कि डॉलमेन मॉल को भी मैनेज कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी भी जैसे आज US ईरान की वॉर दोबारा स्टार्ट होगी, वॉलेटिलिटी आ गई, जो स्टॉक आपने लिया था नीचे आ गया और आपको टेंशन नहीं है, तो ये वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि सेफ़ कंसिडर की जाती है। मैं भी इनका चार्ट ही देख रहा था, जो लिस्ट हमने की हुई थी, अगेन वो लिस्टिंग के बाद की प्राइसिंग ऊपर ही जा रही है। तो अगर आप
प्राइस सेंसिटिव हैं, रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, अपनी रियल एस्टेट रखना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई ऐसी स्पेस आप देखना चाह रहे हैं जहाँ पे रेंटल आपको घर बैठे बैठे मिले, जिस तरह आपको डिविडेंड मिल रहे होते हैं, सो यू नीड टू कंसिडर प्रॉपर्टी बाय सरमाया विच इज़ बैक्ड बाय प्रॉपर्टी शेयर, जो कि RF हबीब REIT का ही प्रोडक्ट है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी सरमाया.pk पे लिस्टेड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगेन वी आर ट्राइंग के काफ़ी चीज़ें हम डिजिटाइज़ कर दें, बाय बैक का प्रोसेस है, कल को हम एक सेकेंडरी मार्केट यहीं पे क्रिएट कर दें ताकि जो प्रॉपर्टी आपने ली है आप किसी और को भी सेल कर दें जो कि इस एवेन्यू को देखना चाह रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अगर कोई वीडियो एक्सप्लेनर बेस्ड ऑन द कमेंट सजेशन जो भी आप लोग करेंगे, मैं एक और सिंप्लीफाइड वर्जन भी करूँगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर समझ आ भी गई है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।